हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज एक हमारे पास एक पेपर रिसीव हुआ है, हमें मेल के थ्रू एक पेपर रिसीव करवाया गया है कैंडिडेट के द्वारा। तो उसने बोला कि सर काइंडली इस पेपर को जो अभी लेटेस्ट ही हुआ है तो इसको भी आप डिस्कस कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इस पेपर में, विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। यहाँ पे बात करिए कि जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वहाँ पे किस टाइप का जो सर्किट होता है वो यूज़ किया जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। और अगर इन डेप्थ अगर आपसे पूछना होता तो वो ऐसे लिख देता है कि सेमीकंडक्टर जो आपके आईसीज होते हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं जो आपकी हमारी जो मॉडर्न रैम होती है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और जो हमारे पास रैम होता है या फिर जो रैम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है उसमें क्या होता है हमारे पास छोटे छोटे, मैंने ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ क्या होते हैं बेटा हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक। मतलब इतने छोटे होते हैं कि उनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। या तो क्या हो सकते हैं, इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं वहाँ पे लगे, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर के अलावा मैंने आपको क्या बताया था, कैपेसिटर्स। ये दोनों से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज होती हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी पूछा गया था कि रैम निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है रैम को बनाने के लिए। तो हम अर्धचालक या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, हम उसको बोलते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था, विच फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज्ड बाय पावर। देखो यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिजल्ट तो हमें देता है, कैसे, नंबर को हम जब पावर की हो, जैसे एक्स की पावर हम लिख देते हैं एन, कोई भी ऐसा नंबर है तो 2 रेज टू पावर हम कर देते हैं कोई भी वैल्यू 5। तो इस वे में कौन सा एक्सेल का फंक्शन है जो क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ना। जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है क्या बन जाएगा, वहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। और इसको आप लिखते कैसे हो एक्सेल में, आप इसको लिखते हो इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप लिखते हो पावर। देन आप क्या करते हो, जो आपको नंबर, जैसे मैंने क्या लिखा है, नंबर मेरा 2 है और 2 को मुझे कितने पावर तक करना है, कितने पावर तक सॉल्व करना है, 5 तक करना है। तो ये मैकेनिज्म है लिखने का जब आप एक्सेल में लिखोगे। और नॉर्मली जैसे आप मैथ में देखते हो तो मैथ में आपको ये इस वे में दिखता है, मतलब 2 रेज टू पावर 5 ऐसे दिखता है। इसका मतलब क्या था, आप 2 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो कितना राइट आंसर बन जाता है पता है सभी को, 32 इसका बन जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16 और 16 2 का 32। तो ऐसे करके क्या होता है, जब एक्सेल में आप यूज़ करते हो तो ये मैकेनिज्म होता है लिखने का, बाकी कुछ नहीं है। बाकी देखो एक्सपो फंक्शन है, एक्सपो कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है। ओके, बाकी जो एक्सपो तो नहीं होता है पर ई एक्स पी फंक्शन होता है ना। ई एस पी फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये कांस्टेंट वगैरह रिटर्न करने का काम करता है। बाकी पावर एन फंक्शन होता है, तो पावर एन कोई फंक्शन नहीं होता है एक्सेल में। बाकी पावर टी भी कोई हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो बाकी सारे तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो सिंपली क्या बन जाता है यहाँ पे, पावर आपका राइट आंसर बन जाता। बाकी देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास कैरेट सिंबल होता है ना, वो किस अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो वो भी एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो कल को आपको पावर नहीं दिया होगा, सपोज कर लेते हैं आपको एग्जामिनर ने बोला कि पावर फंक्शन नहीं है, पर फिर भी आपको 2 रेज टू पावर 5 इवेल्युएट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कैरेट 5। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 2 रेज टू पावर 5। तो जब आप एक्सेल में भी इसको भी लिखोगे ना, इसको मतलब जो आपका कैरेट का सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट का सिंबल। इसको लिख लेना आप, जिसको नहीं पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट का सिंबल बोलते हैं। और कैरेट का सिंबल हमें किस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए या फिर किस टाइप का ये अर्थमेटिक ऑपरेटर बन जाता है, जब हमें जो वैल्यू है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है ना। जैसे दो हमारे पास ये ऑपरेटर हैं, 2 और 5 हमारे पास क्या है, बेसिकली ऑपरेंड्स हैं। दो हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज़। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि ऑपरेंड्स हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज़। और जो हमारे पास जो कैरेट का सिंबल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर ऑपरेटर है। ऑपरेटर तो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बस जो ये सिंबल्स होते हैं इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जो इन ऑपरेटर्स के हेल्प से क्या किए जाते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे 2 कैरेट 5, इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 32 बनेगा। मतलब वही है, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया। इससे मिलते जुलते हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, मॉड्यूलो फंक्शन पढ़ा था। मॉड्यूलो क्या करता है, मॉडुलस जो फंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोड फंक्शन बोलते हैं एक्सेल में।
तो ये करता है, ये हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, शेषफल बोलते हो, वो आपको रिटर्न करता है। बाकी चलो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में 2019 की बात करिए एक्सेल की, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, वर्कबुक की। ये एक बार एग्ज़ाम पूछी गई थी कि वर्कबुक जो आपकी एक्सेल की 2019 होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो आप सभी को पता है .xls.xlsx होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है जो हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस किए हुए हैं। जो बच्चे जिन बच्चों ने वो सीरीज़ देखी है पूरी, तो उनके लिए तो काफ़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो सिलेबस है जीवाईटी का वो इसी वे में दिया गया है, जैसे हमने उसको डिस्कस किया उसी वे में सारी टॉपिक डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टूल बार प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ऑल कैल्क स्क्रीन आफ्टर फॉर्मेटिंग टूल बार इन एन ओपन ऑफिस। देखो जो आपका ओपन ऑफिस होता है उसमें बात करिए कि ओपन ऑफिस के टूल बार को फॉर्मेट करने के बाद सभी जो आपके पास कैल्क कैल्क इन द सेंस एक्सेल की बात करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओपन ऑफिस में कैल्क होता है, जो आपका ओपन ऑफिस होता है उसमें एक्सेल, जैसे आप नॉर्मली आप क्या देखते हो, जो आपके पास एम एस ऑफिस होता है ना, एम एस ऑफिस में आप जब भी आपको कोई कैलकुलेशन के काम करने होते हैं आप एक्सेल में करते हो, वहीं जब आप ओपन ऑफिस यूज़ करते हो तो वहाँ वो काम आप कैल्क के अंदर करते हो। तो वही लिखा है कि ओपन ऑफिस में टूल बार को फॉर्मेट करने के बाद जो आपकी कैल्क या फिर नॉर्मली बोलूँ तो एक्सेल की जो स्क्रीन होती है कि टॉप पे इनमें से कौन सा टूल बार मौजूद होता है। तो कौन सा टूल बार होता है जो आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलता है, मतलब कौन सा वहाँ पे होता है, तो बेसिकली कौन सा होगा, फॉर्मूला टूल बार होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टूल बार हमें मिलता है जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह को क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, तो हम कहाँ पे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है जो प्रेजेंट होता है टॉप ऑफ द हमारे पास जो कैल्क स्क्रीन होती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला टूल बार। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका थर्ड, यहाँ पे आपका आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और आपने याद रखना है जब आपका फॉर्मूला टूल बार होता है या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, फॉर्मूला बार भी बोल देते हो, क्योंकि आपने एक्सेल पढ़ा होता है तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसको मतलब होते दोनों सिमिलर ही हैं, बस नाम अलग है। जैसे फॉर्मूला टूल बार हो गया, यहाँ पे हम एक्सेल में उसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। और फार्मूला बार के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो सिर्फ वहाँ पे हमें नेम बॉक्स देखने को मिल जाता है। नेम बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेल या फिर जो प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द सेल होता है वो यहाँ पे मिलता है हमें। इसके अलावा साथ में हमें क्या मिल जाता है, इनपुट लाइन हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो जो भी आप सेल एडिट करते हो या फिर कुछ भी सेल में अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो वो सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला बार के ऊपर भी दिखती रहती हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, हमने पहले भी डिस्कस करी हैं। देन इसके बाद अगर यहाँ पे चलो ओपन ऑफिस की बात करिए तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जो ओपन ऑफिस होता है, जैसे एक्सेल मैंने ऊपर बताया ना, एक्सेल में हम 2019 है या फिर जो लेटेस्ट एक्सेल है उसको हम XLSX से एक्सटेंशन से सेव करते हैं। वहीं जब हम ओपन ऑफिस का जो हमारे पास कैल्क सॉफ्टवेयर है ना, कैल्क मतलब एक्सेल, तो जब इसको हम सेव करते हैं, इसको जब हम सेव करते हैं तो उसको हम कैसे सेव करते हैं, .ods, ठीक है, .ods। और ods की एक बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई थी, ods स्टैंड फॉर ओपन डॉक्यूमेंट, और एस से क्या बन जाएगा, स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी अच्छा पॉइंट आता है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, क्योंकि एक्सेल के सभी बच्चों ने पढ़ा होता है, पर ओपन ऑफिस काफ़ी रेयर बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, और ऐसे ही घुमा के अगर क्वेश्चन पूछना होता है एग्जाम लेने तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइसेस इज यूज टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड यूज़र पर्सनल फाइल। देखो ऐसा कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें परमानेंटली स्टोर की जाती हैं। तो कहाँ पे होंगी परमानेंटली स्टोर, हम कहाँ पे करते हैं सर, सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। और हार्ड डिस्क क्या है हमारे पास सर, सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या हमारे पास है, सेकेंडरी मेमोरी। ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिकली क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन घुमा के पूछने का एग्जामिनर यही देखता है कि आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में। और जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से मेरी प्लेलिस्ट देखी है तो उसको तो आइडिया रहा होगा कि सर जब आपने स्टार्टिंग से ये चीज़ें पढ़ाई हैं, आपने हर एक चीज़ टच की है कि क्या मतलब कैसे कोई क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के कैसे पूछ सकता है, क्या क्या वेज हो सकते हैं। तो जो बच्चे ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये लेटेस्ट पेपर है तो उनको लग रहा होगा पता इस तरह आपने सारी चीज़ें हमने बताई हैं कहीं ना कहीं। तो स्टोरेज डिवाइसेस आपको पता है जहाँ पे परमानेंटली डाटा स्टोर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या फिर जो यूज़र की पर्सनल जो भी डाटा होता है तो वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी किस टाइप की मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी।
है ना, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हम इसको बोलते हैं। किसको? हमारी सेकेंडरी मेमोरी को, और इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, अब एग्जाम में जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे क्या पूछ सकता है? बताओ हार्ड डिस्क का अल्टरनेटिव नाम क्या? हार्ड डिस्क किस टाइप की मेमोरी के अंदर आती है? तो वहाँ पे सेकेंडरी नहीं लिखेगा, वहाँ पे लिखेगा सेकेंड ऑक्सिलरी लिख देगा। तो आपको पता होगा सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं हम सारे ही डिस्कस कर लेते हैं। देन रैम, आपको पता ही है, रैम इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, है ना। रैम हमारा, इसके अलावा कैशे मेमोरी होती है, ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है जो हमारी रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में लाई करती है। देन हम आगे करते हैं, प्रोसीड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इन MS वर्ड 2019 यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट बाय 1 पॉइंट? ये भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन, जिस बच्चे ने देखा है उसको पता है कि सर ये आपने हमें डिस्कस करवाया था, और पता नहीं कितनी बार मैंने आपसे पूछा था कि जब भी आपको एक पॉइंट इंक्रीज करना है, मान लेते हैं आपने अभी एक टेक्स्ट लिखा, आपने लिखा, ठीक है, आपने लिखा नाम, मान लेते हैं नाम लिखा किसी का, मान लेते हैं आपने लिखा अजय, सपोज कर लेते हैं आपने नाम लिखा अजय, और ये कितने पॉइंट का है? मान लेते हैं 12 पॉइंट का है। अब आप चाहते हो अजय को थोड़ा और बड़ा करना, ठीक है, AJAY आपको बड़ा करना है। अब ये कितने पॉइंट का हो जाएगा? 13 पॉइंट का। आपने क्या किया? सिर्फ 12 से 1 पॉइंट, मतलब सिर्फ आपने 1 पॉइंट इंक्रीज किया। तो 1 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट कमांड होती है। तो वो शॉर्टकट कमांड क्या होती है? आप कंट्रोल यूज़ करते हो, कंट्रोल के साथ आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो, है ना। ओके, इस ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज़ करते हो, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी अगर यही चीज़ उल्टी पुच्छी होती कि अगर आपको क्या करना है, 12 से उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना है, 12 से कितना करना है आपको? उसको 11 पॉइंट करना है। 12 से अगर आपको 11 पॉइंट करना है, तब उसके लिए आप ये वाला यूज़ करते हैं, सेकंड नंबर वाला। तो ये आप कभी यूज़ करोगे? जब आपको 1 पॉइंट कम करना है, डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं न कहीं डिस्कस की हैं। बाकी देखो, इसके अलावा और चीज़ भी एक बार पूछी जाती है। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्लस इक्वल टू ये गलत दे रखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये भी क्या करता है? ये क्या करता है? अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आप थोड़ा डिस्कस यहाँ पे देख लो, ताकि, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्या बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो जो यहाँ पे एग्जाम पूछा गया था कि आपको एक फ़ॉन्ट पॉइंट बढ़ाना है, मतलब आपको क्या करना था? 12 से 13 करना था। तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया? फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो आपने यूज़ कर लिया। वही मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपके पास 13 पॉइंट है पर आपको उसको 12 करना है, मतलब एक की कमी करनी है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, आप इसका सहारा लोगे। अब तीसरा पॉइंट आता है, जब आप देखते हो ना, अगर किसी ने एक्सेल या फिर वर्ड देखा है, तो वर्ड में आपको पता है आपका जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ पे क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग दी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या दी होती है? नंबरिंग दी होती है। और वो नंबरिंग कैसी होती है? ऐसे करके यहाँ पे ऐसे दिया होता है और यहाँ पे लिखा होता है 8, ठीक है? 8 लिखा होता है, मतलब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो उसके आप ऐसे खुलता है, उसके बाद ऐसे खुलता है 8, फिर उसके बाद मान लेते हैं 12, है ना? उसके बाद 14, ऐसे करके लिखा होता है। मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे ना, इस वाले को ओपन करोगे, तो इस वाले को ओपन करने के बाद आपको ऐसी वैल्यू दिखेगी कि 8 के बाद आप 12 भी ले सकते हो, 12 के बाद आप 14 भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे एक-एक पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट बढ़ते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू सेट करके रखी हुई हैं, जब आप फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहते हो। पर आप चाहते हो कि अगर आपको 12 से 13 करना है, क्योंकि यहाँ देखो 12 के बाद सीधा क्या है? 12 के बाद नॉर्मली आपका 14 आता है। पर आप चाहते हो 12 के बाद आपको 13 लिखना है, तो उसके लिए आपको ये शॉर्टकट कमांड आनी चाहिए। देन ये क्वेश्चन चलो आपका डाउट क्लियर हो गया। सेकंड डाउट वही, अगर आपको एक पॉइंट कम करना है तो उसके लिए आप ये वाला सेकंड जो ऑप्शन है वो आप यूज़ करोगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जब आपको ये करना है तब आप इसके लिए ये वाले शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, है ना। जब आपको 13 से 12 लेके जाना है, मतलब 1 पॉइंट क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कम कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, पर यहाँ पे ये ऑप्शन राइट नहीं है। इसको मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आता है इसका। एक क्वेश्चन आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड के अंदर, मान लेते हैं मैं यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, वही ले लेते हैं एग्जांपल अजय का ही, AJAY। अजय का एग्जांपल यह है, और जो अजय का अभी साइज़ है, अभी अजय का साइज़ कितना है? मान लेते हैं 8 पॉइंट है इसका साइज़, है ना। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, जो यहाँ पे सिलेक्टेड भी है, कितना है? 8 पॉइंट इसका साइज़ है। पर मैं चाहता हूँ अजय का साइज़ मुझे 12 करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा कि मैं माउस से जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, इसके बाद इसको मैं ओपन करूँ, फिर मैं 12 को सिलेक्ट कर लूँ। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, जैसे आप सभी बच्चे यूज़ करते हैं, माउस से जाते हैं, 8 से बाद जो 12 की वैल्यू होती है उसको आप सिलेक्ट कर देते हो। तो जैसे आप वैल्यू सेलेक्ट कर देते हो, तो
जो अजय पहले 8 पॉइंट का था वो कितने पॉइंट का हो जाता है, फिर वो 12 पॉइंट का हो जाता है। मान लो वो इतना बड़ा हो गया, वो अभी कितना का हो गया, ये 12 पॉइंट का हो गया। पर अगर यही चीज़ मैं आपको बोलूँ 8 से अगर आपको 12 पे लेके जाना है, पर अगर आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, ये वाली कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो ये क्या करता है, इसको आप ऐसे लिख लेना नोट करके कि सर इट इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू द नेक्स्ट predefined size available इन द, यहाँ पे लिख, तो स्पेस नहीं है पर यहाँ पे देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना, इन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे तो 8 के बाद कितना है, यहाँ पे देखो 8 के बाद कितना है, यहाँ पे कभी भी 1 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप 1 पॉइंट आगे बढ़ोगे, ये कभी नहीं होगा। आप जो फॉन्ट डायलॉग्स जो मेनू है, जो ये वाला मेनू है, ये वाला आपको मेनू दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जो आपको ये वाला मेनू दिख रहा है ना, ये वाला जो मेनू आपको दिख रहा है, इसमें देखो 8 के बाद कितना है, 12, 12 के बाद कितना है, 14। मतलब इसका मतलब है कि जब मैं फर्स्ट टाइम, जब ये 8 पॉइंट पे था, इस टाइम पे मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो ये 8 से वो कितने में चला जाएगा, जो मेरा अगला जो अल्फ़ाबेट हो जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा होगा, ये 8 से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 14 पॉइंट में, सॉरी 12 पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद कितना पॉइंट है, 12। उसके बाद फिर से मैं अगर यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का, तो 12 से वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 से वो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 से वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 14 में, जब मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करूँगा। इसके अलावा इसका उल्टा आप समझ गए, उल्टा क्या होगा, वही आप अभी 14 पे हो और आप चाहते हो कि अगर आपको कम करना है, 12 पे लेके जाना है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का। मतलब कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का आप यूज़ करोगे, है ना। जैसे मतलब अगर आपने क्या किया, 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट से आप किस में चले जाओगे, वापस 12 पॉइंट में वापस चले जाओगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली हैं, पर यहाँ पे आपको समझाने का मोटिव ये रहता है ताकि आपके माइंड में जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं ना, वो कोई क्लैरिफाई नहीं करता है। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि जो आपके मन में पहले से जो डाउट आते हैं वो आपके सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएँ। तो एज़ पर क्वेश्चन तो आपका चलो राइट यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए थी, तो वो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी। देन आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये तो चलो वही क्वेश्चन है, हिंदी में ही दे रखा है। फिर देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखो स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क भी है हमारे पास, मैग्नेटिक टेप भी है और डीवीडी है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पर यहाँ पे नोट लिखा है, तो नोट हमारे पास लाइट पेन है। लाइट पेन क्या है, एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इनपुट देते हो कहाँ पे, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, और जो आपका लाइट पेन होता है ये बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, जो आपके CRT मॉनिटर्स होते हैं ना, वहाँ पे इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। और ये कोई डाटा वगैरह स्टोर नहीं करते हैं। बाकी आपको पता ही है कि जब हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ते हैं तो 2 टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। कुछ जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो डाटा सीक्वेंशली क्या करते हैं, सीक्वेंशली स्टोर करते हैं। कुछ हमारे जो होते हैं डाटा, या फिर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो रैंडमली डाटा स्टोर करते हैं, रैंडमली डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर्स, लेबल्स, इन्वल्प एंड ईमेल्स आर मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स ऑफ। देखो ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो सर ये सारे सारे हमें मेल मर्ज में मिल जाएंगे। क्योंकि देखो ये सारे ऑप्शन आपको दिख ही किसके लिए रहे हैं, ईमेल्स है, इन्वल्प्स है, लेबल्स है, लेटर्स है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ देखने में मिलते हैं, मेल मर्ज के अंदर आपको देखने में मिल जाते हैं। और मेल मर्ज मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मेल मर्ज एक हमारे पास पावरफुल टूल होता है, किसमें, MS वर्ड में। किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए सर, पर्सनलाइज्ड लेटर। मतलब जो आपको किसी पर्सन को कोई लेटर्स भेजना है, कॉमन लेटर भेजना है अगर किसी पर्सन को, या फिर 100 बंदों को एक ही कॉमन लेटर भेजना है, बस उनके नाम और एड्रेस वगैरह चेंज होंगे, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज लेटर। तो वो बनाने के लिए, कोई लेबल बनाने के लिए, कोई इन्वल्प बनाने के लिए, या फिर बल्क में कोई ईमेल लिंक करनी है एक मेन डॉक्यूमेंट किसके साथ, डाटा सोर्स के साथ, तब आप मेल मर्ज का सहारा लेते हैं। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें पहले भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बाकी ये तो आपको पता ही है कि जो आपका मेल मर्ज फीचर है वो आपको कहाँ मिलता है, वो आपको सर मेलिंग टैब के अंदर मिलता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यही क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है, एग्जाम में पूछा गया था कि जो मेल मर्ज फीचर है वो कहाँ मिलता है, मेलिंग टैब के अंदर आपको मिलता है ना। और मेलिंग टैब, और अगर बात कर लेते हैं कहाँ पे, तो एम एस वर्ड में जो रिबन होता है एक मेलिंग टैब का, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कौन सा ऑप्शन, मेल मर्ज का। एक बार एग्जाम में जस्ट पूछा गया था कि आप बताओ ये कहाँ पे आपको मिलता है। देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन 1990s द पॉपुलर मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। देखो 1990 में सबसे पॉपुलर मेथड क्या था, क्योंकि 1990 में क्या काफ़ी, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप 90s के बोर्न हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, उस टाइम पे सर हम कॉम्पैक्ट डिस्क का काफ़ी यूज़ करते थे। मतलब आपकी सीडीज़ होती थी ना, उनका आप काफ़ी यूज़ करते थे। जैसे आप बोलते थे कि मुझे मेरी डीवीडी है, इसमें जैसे आप डीवीडी प्लेयर होते थे आप सभी के घर में, सीडी प्लेयर होते थे, तो आपको कुछ भी वीडियो वगैरह देखनी होती थी या फिर मूवी देखनी होती थी, तो आप क्या बोलते थे अपने, जहाँ पे शॉप पे जाते थे, आप बोलते थे कि इसमें मूवीज़ वगैरह डाल दो, इस डिस्क में मूवी वगैरह डाल दो। तो वैसे ही उस टाइम पे ना, अगर आपको किसी के कंप्यूटर में कोई विंडो या फिर कुछ चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो इंस्टॉल किसकी हेल्प से की जाती थी, सीडी की हेल्प से की जाती थी, क्योंकि 1990 की बात करी है। तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, कि हम सीडी रोम का सारा लेते थे जब हमें क्या करनी है, विंडो वगैरह कोई इंस्टॉल करनी है। और आपको पता ही है सी डी रोम का उस वक्त साइज़ क्या होता था हमारे पास, 700 MB। यही एग्ज़ाम में पूछा था कि जो हर एक क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं, देखो क्वेश्चन यही है, हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं कि 700 MB साइज़ होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हम इसको बोलते हैं। और अब देखो एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछा, एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ अच्छा, कि 1990 में जो उस टाइम का जो टेन्योर था, तो उस टाइम पे जो कोई आपको अगर किसी में सिस्टम में कोई विंडो डालनी है तो आप कैसे डालेंगे। तो आपको ये इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि सर 1990 की बात की है, और 1990 में हम भी बॉर्न थे, या फिर जो आपके जो भी 90s बॉर्न है, तो उनको इतना आइडिया होता है कि उस टाइम पे सर सीडीज़ वगैरह चलती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क हमारी चलती थी उस टाइम पे। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर किसकी डिमांड कर रहा है यहाँ पे, सीडी रोम की डिमांड कर रहा है। और एग्ज़ाम में हमेशा ये लिखा ही होता है कि आपको हमेशा, या ऐसे नहीं सोचना कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको ये देखना है कि अप्रोप्रिएट एज पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर बन रहा है। क्योंकि बाकी सारों से अगर आप देखो अप्रोप्रिएट और राइट आंसर कौन सा बन रहा है, हमारा सीडी रोम आपका यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। बाकी आपको पता है पेन ड्राइव तो हमारे पास जो, मतलब 2000 के आसपास ही पॉपुलर हुई हैं ये सारी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाकी देखो अगर ये चीज़ इससे पहले पूछ ली जाए ना कि मतलब सीडी से पहले क्या यूज़ करते थे। अब मान लो आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं हमें, है ना। तो सीडी से पहले क्या था बेटा, सीडी से पहले आप कहते थे फ्लॉपी। यही मैं क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लूँ कि बेटा मुझे बताओ कि सीडी से पहले कौन सा एक तरीके से मीडिया था जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते थे, तब आप फ्लॉपी बताएंगे उसका राइट आंसर। और फ्लॉपी हाँ कितने साइज़ की होती थी, तो 3.5 इंच की हमारे पास क्या होती थी, फ्लॉपी होती थी। और फ्लॉपी में कितना डाटा आप स्टोर कर सकते थे, यहाँ पे देखो 700 MB था ना सीडी में, तो फ्लॉपी में आपका था 1.44 MB। ये सारे पॉइंट वे वो हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं टच हुए हैं, तो इनको आपने नोट करना है अच्छे ढंग से। जो बच्चे स्टार्टिंग से नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए तो इतना प्लस पॉइंट है अगर उन्होंने स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखी हैं तो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड दैट emulates the unique biometric attribute of an individual so as to confuse the system between the artifact and the real biological target and gain access to the sensitive information। बेसिकली अगर आपको मैं इस क्वेश्चन को सिंपल वे में बताऊं, इस क्वेश्चन को अगर मैं बिल्कुल ही ईजी वे में बताऊं, मतलब होता है क्या, जैसे मान लेते हैं आपके ऑफिस में इन सपोज कर लो, तो आप कभी फ्यूचर में किसी ऑफिस में काम करेंगे, वहाँ पे लगी होगी बायोमेट्रिक मशीन, वहाँ पे लगी होगी बायोमेट्रिक मशीन। अब क्या होता है कि आप, ठीक है, आप रह रहे हो एक दिन के लिए छुट्टी, फिर आपका दोस्त बोलता है कि मुझे क्या करो, जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो मुझे दे दो। फिर मैं जाऊंगा, फिर जो बायोमेट्रिक मशीन है जहाँ पे आपकी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, आपकी किसी ने किसी फिंगर की एंट्री हो चुकी है, तो जैसे आप बायोमेट्रिक मशीन पे प्रेस करते हो तब आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाती है ना। ये तो बेसिक सभी को पता जाता है अटेंडेंस कैसी मार्क होती है बायोमेट्रिक में। तो अब क्या किया, आप तो छुट्टी पे थे, पर आपने क्या किया, आपने जो आपका थंब था उसका एक इम्प्रेशन दे दिया किसको, आपके फ्रेंड को। जैसे आपका फ्रेंड गया ऑफिस में, उसने अपनी तो लगा दी, अपनी अटेंडेंस तो उसने लगा दी, साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने आपकी अटेंडेंस भी वहाँ पे लगा दी। तो इससे क्या हुआ कि जो एक्चुअल में जो सिस्टम था उसको क्या किया गया, कन्फ्यूज़ किया गया कि वो जो थंब इम्प्रेशन लग रहा है वो आर्टिफैक्ट है,
वो रियल नहीं है, मतलब जो एक्चुअल में बंदा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसके बदले कोई और लगा रहा है अटेंडेंस वहाँ पे। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? बायोमेट्रिक क्लोनिंग। ओके, तो जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो ना कि जैसे जो कोई चोर वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो जिसका लॉकर होता है, जो उसकी थंब इम्प्रेशन वगैरह चोरी कर लेते हैं, उसके बाद मशीन में उसको लगाते हैं, उसका लॉकर वगैरह खोल के फर्दर आगे चोरी वगैरह करके निकल जाते हैं। तो बस वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया था। तो ईजी वे में समझाना था, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो इन फ्यूचर आप कभी ना कभी जब आप किसी ना किसी जॉब पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देन आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर BDRE वर्जन 4 डेवलप। यहाँ पे बात करिए कि जो आपका BDRE वर्जन है वो कब एक तरीके से लॉन्च हुआ था, है ना। BD क्या बोलते हैं? ब्लू रे डिस्क और रिकॉर्डेबल इरेजेबल। आपने लिख लेना है इसको, जिसको नहीं पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क, और साथ में जो RE है हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? रिकॉर्डेबल इरेजेबल। कि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो फोर्थ वर्जन था, या फिर जिसको आप वर्जन 4.0 भी बोल सकते हो, तो ये कब आया था? तो ये बेसिकली सर हमारे पास आया था नियर अबाउट 2010 में। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो बाकी आप मुझे बताएंगे कि इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो कब आया था। आपका होमवर्क रहेगा कि, चलो आपका ये सारा होमवर्क रहेगा कि BDRE का जो आपका फर्स्ट वर्जन था, सेकंड वर्जन था, और जो आपका लेटेस्ट वर्जन है थर्ड, और साथ में जो लेटेस्ट वर्जन है। और आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट नहीं है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, इजी होमवर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप सिंपल एक सर्च करेंगे क्योंकि आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपने याद रखना है कि जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है ना, उसका नाम ब्लू रे डिस्क क्यों पड़ा? क्योंकि जो ब्लू रे डिस्क हैं वो किस टाइप की लाइट का यूज़ करते हैं, या फिर किस टाइप की, क्योंकि आपको पता है जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो लेज़र लाइट का यूज़ करती हैं। तो जो ब्लू रे डिस्क है उसका नाम ब्लू रे डिस्क डिस्क क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें ब्लू प्लस वायलेट, क्योंकि ब्लू तो नहीं एग्जामिनर कभी पूछेगा, वो तो हमेशा वायलेट का बात करेगा। वो बोलेगा कि जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है उसमें जो लेज़र होती है, उसकी जो लेज़र होती है एक तो ब्लू होती है, प्लस दूसरी कौन सी कलर की वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो आपने याद रखना है दूसरा कलर वायलेट होता है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, पर एग्जाम में जब आप इसको देखोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि किस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा हुआ घुमा के, है ना। इतना क्वेश्चन कौन ध्यान देता है कि ब्लू के अंदर एक और कलर कलर की भी लेज़र लाइट होती है, तो वो वायलेट होती है, वो आपने याद रखना है। और ये किसके ऊपर काम करता था? बेसिकली ये 405 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है उसके ऊपर ये काम करता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो अगर आपके नोट्स में होंगे तो आप इजीली टैकल कर लोगे एग्ज़ाम को। बाकी ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो कि ब्लू रे डिस्क होती है वो अगर ये मैंने बताया था कि ब्लू रे डिस्क दो टाइप की होती है, एक आती है सिंगल और एक आती है आपके पास डबल, है ना। सिंगल और डबल लेयर की आती है। सिंगल लेयर 25 GB डाटा स्टोर करती है और वही डबल लेयर उसका दुगना 50 GB डाटा स्टोर करती है। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले ही कवर किए हुए हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फ्लोइंग आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म। तो परमानेंट रीडेबल फॉर्म में कौन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? प्रिंटर। और प्रिंटर ही को हम क्या बोल देते हैं? आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं। प्लस ये हमें क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है। ये सारे पॉइंट हमने कहीं ना कहीं कवर किए हुए हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है? कंप्यूटेशनल टाइम एज पर द जनरेशन आपको क्या करना है? मैच करना है। देखो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, अब जो बच्चे, जो मेरी नई प्ले लिस्ट है बेसिकली, जो मैंने नई प्ले लिस्ट लॉन्च की है, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हैं एज़ पर जो आपका मतलब टॉपिक वाइज है, वहाँ पे हमने कवर कर रहे हैं। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि बेटा फर्स्ट जनरेशन में जो मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूशन टाइम था वो कितना था, सेकंड में कितना था, थर्ड में कितना था, फोर्थ में कितना था। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं बताऊँगा, दिस इज़ योर होमवर्क। क्योंकि यार जो बच्चों ने वो प्लेलिस्ट देखी है तो उनको भी पता होगा कि सर आपने ये हमें बताया है, तो वही चीज़ अगर आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि इसका होमवर्क है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। आप मुझे बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है कि फोर्थ ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेता हूँ, मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जो प्लेलिस्ट है हमारे पास, जहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपको सारी जो कंप्यूटर है उसको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है। तो एज़ पर हाँ, मैं देख लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड का।
सेकंड का, थर्ड का, थर्ड एंड फोर्थ का, ठीक है। ओके, मैंने तो इसका आंसर देख लिया। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। देन आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर जनरली विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ बैटरी सेल इज यूज। देखो सीमोस आती है आपके पास, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसको आप लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म ना एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, शायद JOIT का ही एग्जाम था, पर इसको लिख लेना आप। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ओके, ये हम क्या बोलते हैं, सीमोस को हम बोलते हैं। तो जो आपके पास सीमोस होती है उसमें अलग अलग टाइप की बैटरी सेल्स होती है। तो वही लिखा है कि फॉर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है उसका मॉडल नंबर क्या होता है, तो उसका मॉडल नंबर बेटा होता है CR2032। तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, CR2032 हम बोलते हैं। जो आपकी ना मतलब कंप्यूटर में लगी होती है एक छोटी सी एक सेल बैटरी होती है। कई बार ना जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप ऐसे बोलोगे सीमोस दे दो, तो आप देखोगे जैसे हमारा सिक्का होता है ना, 1 रुपये का सिक्का होता है या 5 रुपये का सिक्का होता है, उतनी सी बैटरी होती है छोटी सी। और वही बैटरी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हम उसको बोलते हैं, और इसी को हम सीमोस बोलते हैं। पर जो मार्केट होता है या फिर जो टेक्निकल मार्केट होती है वहाँ पे बोला जाता है कि आपको एक बैटरी चाहिए, कौन सी बैटरी, आप उसका मॉडल नंबर बताते हो। मॉडल नंबर होता है उसका CR2032। तो आपको वो दे देगा, कौन सी बैटरी दे देगा वो, सीमोस की वो बैटरी आपको दे देगा छोटी सी। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपने, देखो सीमोस तो सभी ने पढ़ा है, इसके मैकेनिज्म सभी ने पढ़ा है। अब सीमोस का कैसे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, क्वेश्चन बताओ कि जो मॉडल होता है वो क्या होता है, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो वो आपको किस वे में मिलेगा। तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाकी देखो सीमोस का, चलो मैंने आपको पहले ये सारी बताई हुई थी, तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि जो आपका सीमोस होता है या फिर जो ये बैटरी होती है ये क्या क्या इंश्योर करती है। ये सबसे पहले आपने लिखना है कि सर जो सीमोस होती है इट इंश्योर्स, क्या इंश्योर्स करती है, दैट क्रिटिकल सिस्टम, क्रिटिकल सिस्टम सेटिंग्स, कि जो भी हमारे सिस्टम की जो क्रिटिकल सेटिंग्स होती हैं वो कौन एक तरीके से इंश्योर करता है, मतलब वो वैसी की वैसे ही रहें। लाइक सर क्रिटिकल सिस्टम सेटिंग में क्या हो जाएगा, एक तो सिस्टम की आपको क्लॉक चाहिए, क्योंकि जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो ना, आप देखते हो टाइम तो वही है जो एक्चुअल में टाइम चल रहा होता है। तो वो कैसे बैक, जैसे सिस्टम तो बंद भी कर देते हो तब भी टाइम आपका करेक्ट कैसे आता है, आपके मन में ख्याल तो आता होगा ना कि आप कंप्यूटर तो बंद कर देते हो, पर जैसे अगली बार आप टाइम ऑन करते हो या फिर सिस्टम वगैरह ऑन करते हो तो आप देखते हो जैसे मान लेते हैं 1 घंटे के बाद अपना सिस्टम ऑन किया, तो 1 घंटे के बाद का, 1 घंटे का बाद का ही टाइम बताता है। जैसे आपने 12 बजे अपना सिस्टम बंद कर दिया, 1 बजे इसको ऑन किया फिर से, तो आप देखते हो सिस्टम में टाइम तो 1 बजे का दिखा रहा है, तो वो 1 बजे का टाइम कैसे दिखा रहा होता है, क्योंकि जो आपका सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे आपका टाइम हो गया, डेट हो गया, ये ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं चलती रहती हैं। तो चलने के लिए पावर तो चाहिए ना, बैटरी तो चाहिए ना, तो वो बैटरी कौन होती है, वो सीमोस होती है। तो वही लिखा है यहाँ पे क्रिटिकल सिस्टम सेटिंग, जैसे सिस्टम की आपके पास क्लॉक, सिस्टम क्लॉक। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है सर, हमारे पास जो भी बायोस की सेटिंग होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट की जो भी हमारे पास सेटिंग, या फिर इसको आप क्या बोलते हो टेक्निकल टर्म में कन्फिग्रेशंस। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोस कन्फिग्रेशन या फिर सिस्टम क्लाउड को कौन हैंडल करता है, फिर कौन इंश्योर करता है। तो ये सर हमारी सीमोस बैटरी इंश्योर करती है। तो ये कुछ पॉइंट है हमने पहले डिस्कस किया, पर जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं आइडिया तो उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अ कंप्यूटर सिस्टम SMP स्टैंड फॉर। देखो SMP हम किसको बोलते हैं, SMP हम बोलते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को। तो एज पर हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती क्या है, बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटिंग का एक ऐसा आर्किटेक्चर है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं किसके साथ, सिंगल मेमोरी के साथ। जैसे मान लेते हैं कि एक आपका माइक्रो प्रोसेसर नंबर 1 आ गया, ठीक है, इसको मैं P नहीं लिखता हूँ, इसको मैं माइक्रो प्रोसेसर लिखता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर नंबर 1 आ गया, ये मेरा आ गया माइक्रो प्रोसेसर नंबर 2। अब ये जब भी काम करेंगे, इनको काम करने के लिए मैंने बोला आपको मैं अलग अलग मेमोरी नहीं दूंगा, आपको मैं एक कॉमन मेमोरी दूंगा। एक कॉमन मैंने क्या दे दी इनको, शेयर्ड मेमोरी मैंने दे दी। तो जो इस टाइप का सिस्टम आर्किटेक्चर होता है उसको हम बोलते हैं SMP, या फिर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, कि मतलब जो मेमोरी होती है फिर डाटा होता है वो एक ही होता है ना, और इसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है बिटवीन हमारे दो एक तरीके से
प्रोसेसर्स के साथ। तो दो आइडेंटिकल एक जैसे ही होते हैं, भाई बहन समझ लो ऐसे ना, भाई बहन होते हैं एक जैसे ही होते हैं, तो इनके साथ एक कॉमन मेमोरी शेयर की जाती है। इस आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं एसएमपी आर्किटेक्चर। और ये सबसे ज़्यादा ना जो आपके मल्टी कोर, जैसे आप देखते हो ना आजकल हमारे कंप्यूटर आते हैं मल्टी कोर करके। और अगर इसको इससे और इजी एग्जांपल लेना है तो जो आपके स्मार्टफोन है, जो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं, है ना। जिसमें स्मार्टफोन में आता है ना कि जैसे स्मार्टफोन जो आप खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डुअल कोर है, या फिर मतलब अलग अलग नाम दिए होते हैं ना उन्होंने। तो जो उसका आर्किटेक्चर एक्चुअल में बना होता है ना, वो ऐसे बना होता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बना होता है। देन हम चलो आगे इसको प्रोसीड करते हैं, फिर आप बोलोगे कि सर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एट म्यूजियम historical site as a method of conveying information about the particular एग्जिबिट और साइट। बेसिकली ना जैसे आप म्यूजियम वगैरह में जाते हो या फिर किसी भी साइट के ऊपर जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिखती है। उस डिस्प्ले के ऊपर जो भी मोन्यूमेंट रखा होता है, मतलब डिस्प्ले के पीछे जो भी मोन्यूमेंट रखा होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसकी फ़ोटो लगाई हुई है, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है, या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे चलती रहती है। तो उस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कायोक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए आपका राइट आंसर, यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो जो भी डिस्प्ले है वहाँ पे वो क्या काम कर रही है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने का ही काम कर रही है ना। तो कायोस होता ही क्या है कि हमारे पास स्टैंड अलोन फिजिकल स्ट्रक्चर हाउसिंग ऑफ कंप्यूटर होता है, या फिर एक ऐसी डिस्प्ले होती है जो पब्लिक में यूज़ की जाती है, किसके लिए, या तो अगर आप कोई ऐड वगैरह दे रहे हो तो एड्स भी वहाँ पे चल सकती हैं, या तो आप क्या कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा ही था कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई अपना एजुकेशनल कोई कंटेंट है, अब एजुकेशन जैसे आप म्यूज़ियम में जा रहे हो, तो म्यूज़ियम में आपको वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ये आइटम है वो कितने साल पुरानी है ना, कितना इसको प्रिजर्व करके रखा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है कि किस पर्सन के द्वारा इसको खोजा गया था, कब खोजा गया था। तो एक डिस्प्ले होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कायोक्स इसको हम बोलते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ फिल इन द ब्लैंक इज अ कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस प्रिंट रिलेटेड जॉब। देखो प्रिंट रिलेटेड जॉब्स कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कौन करता है, तो ये सर हमारा प्रिंट सर्वर करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, क्योंकि देखो प्रिंट रिलेटेड काम होगा तो कौन करेगा, प्रिंट सर्वर ही करेगा ना, बाकी को क्या लेना देना उसको। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। तो मालवेयर का यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, देखो अगर हम बात कर लेते हैं मालवेयर का, तो यहाँ पे वायरस आपका राइट आंसर बन जाएगा। मालवेयर इज टाइप ऑफ अ वायरस, है ना, कंप्यूटर वायरस, या फिर हम बोल सकते हैं वायरस इज द टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर को हम क्या बोलते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और जो भी यूज़र है उसके डाटा को ख़राब करने का काम करता है, बस इतना काम होता है इनका। चलो यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ मैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, फुल फॉर्म ऑफ वायरस, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क नंबर 2। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल द इनक्रिप्शन एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन टू जनरल प्रिंसिपल। जो भी आपके पास इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होती हैं वो दो चीज़ों के ऊपर काम करती हैं। किसके ऊपर काम करती हैं, एक तो सब्सिट्यूशन के ऊपर काम करती है, दूसरा ट्रांसपोजिशन के ऊपर काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्सिट्यूशन यहाँ दे रखा है, यहाँ अच्छा 3 में दे रखा है, और ट्रांसपोजिशन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। सब्सिट्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं जितने भी आपके पास मतलब इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आता है, SSID इज़ नथिंग बट। जो आपके पास जब आप अपने दोस्त का वाईफाई लेते हो ना, तो वाईफाई में उसका नाम आता है ना, वाईफाई में उसका नाम क्या आता है, सपोज कर लेते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं अमन नाम का कोई फ्रेंड है ना। तो जब अमन ने अपना हॉटस्पॉट अपना ऑन किया तो उसने नाम लिखा था अमन, ठीक है, अमन 1 2 3 करके उसने अपना नाम लिखा था। ओके, तो जब उसने वाईफाई ऑन किया तो उसका ये वाला नाम मुझे वहाँ पे दिखा। तो जो ये वाला नाम दिखता है इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम SSID बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, SSID। और SSID को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहले ही, सर्विस सेट आइडेंटिफायर,
ये हम इसको बोलते हैं। तो मतलब वाईफाई में जो आपको नाम दिखती है ना, तो वो SSID ही होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो ये लिखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ईजी, अब तो समझ आ गया होगा, अ नेम असाइन टू अ वाईफाई नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो, एक SSID का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको बोलते हैं हम BSSID। तो BSSID स्टैंड फॉर, इसको बोलते हैं बेसिक, बाकी तो सेम ही रहेगा, पर बी आपका क्या बन जाएगा, बेसिक, बाकी सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ओके, ये क्या होता है, एक्चुअल मैक एड्रेस होता है। ओके, जैसे आपको बोलता हूँ ना कि जो आपके पास वाईफाई जो आप यूज़ कर रहे हो, तो वाईफाई जिस डिवाइस से आ रहा है तो उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस आपको इससे मिलता है। ओके, तो इसको आप ऐसे लिखना, ये क्या होता है, एक्चुअल मैक एड्रेस, है ना। मैक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, है ना, फिजिकल एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस इसको बोलते हैं, एक्चुअल मैक या फिर फिजिकल एड्रेस ऑफ जो आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट आता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बाकी तो ये हमने देखा ही था कि वाईफाई का जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, तो वो हमने पहले डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं WPA3 करके उसका नाम था ना। बच्चों ने ही कमेंट किया था कि सर आजकल जो लेटेस्ट है वो WPA3 है, जिसको हम बोलते हैं वाईफाई। P से आता है प्रोटेक्टेड, A से आता है आपका एक्सेस, और यहाँ पे 3 आता है, थर्ड वर्जन इसका चला हुआ है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। देन आज का हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके आगे जो क्वेश्चन है हम अगली सीरीज में देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड विद RJ45। देखो RJ45 के साथ कौन सी केबल हम यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, CAT5E हम यूज़ करते हैं, मतलब कैट केबल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। CAT5E किस टाइप की केबल होती है, सर ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये भी आपको बताना चाहिए। ट्विस्टेड पेयर हमारे पास क्या होती है, केबल होती है। तो कैट की जो भी केबल्स होती है मैक्सिमम वो ट्विस्टेड ही होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल होती है, जो RJ45 कनेक्टर के साथ यूज़ की जाती है। और RJ45 कनेक्टर के मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए थे, बस यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। RJ45 को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं सर रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड हम जैक बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45। सेकंड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जो RJ45 होता है वो 8 पिन कनेक्टर होता है। 8 पिन क्या होता है बेटा, वो कनेक्टर होता है। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बेसिकली जब भी आपको जो केबल्स होती हैं या फिर दो पॉइंट्स को, नेटवर्क की किन्हीं दो लोकेशंस को आपको ज्वाइन करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप RJ45 कनेक्टर का यूज़ करते हो। जैसे एक कंप्यूटर को मान लेते हैं आपके घर पे आपने वाईफाई लगवाया है, तो वाईफाई यहाँ पे एक RJ45 का पोर्ट होता है, तो इसके थ्रू आप एक केबल आती है ना, RJ45, जो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये दोनों क्या है हमारे पास, RJ45, और इसके बीच में तो केबल है ना, इसके बीच में क्या है, वो केबल है, तार सी है, जिसको आप अपने राउटर से कनेक्ट करते हो, है ना, राउटर से कनेक्ट करते हो आपके पर्सनल PC के साथ। तो जो लास्ट में आपको कनेक्टर दिखता है ना, कुछ इस टाइप का होता है वो कनेक्टर। अगर मैं उसको यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ इस टाइप का दिखता है आपको, यहाँ पे कुछ पिंस पिंस लगे होते हैं। तो ये टोटल पिंस कितनी होती है आपके पास, ये टोटल आपके पास ये 8 पिंस होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है वो कनेक्टर ना। ओके, तो ये आपके पास कितनी पिंस का होता है, 8 पिंस का वो कनेक्टर होता है। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बाकी इसके अलावा आज का आपको क्लास कैसी लगी, बाकी PHP की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा मुझे बता दिया करो। बाकी उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं वो भी आप मुझसे पूछ लिया करो। बस बाकी तो मैं ट्राई करता हूँ जितना इन्फॉर्मेशन है उसको आपको डिटेल में बताऊँ, ताकि जो भी आपके डाउट्स आते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है ये सारी चीज़ें करवाते करवाते, बच्चों को तो पता होता है कि किस बच्चे को कहाँ पे डाउट आता है। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो एक, क्योंकि जो टीचर होता है वो भी एक स्टूडेंट ही होता है, तो उसको पता होता है कि उसको कहाँ कहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं समझ आई थी, क्या क्या उसके मन में डाउट रह गए थे। तो मैं ट्राई करता हूँ जितने आपके डाउट्स हैं वो एक ही लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूँ, ताकि इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फ्लो तो रह ही जाता है, चाहे हम जितना मर्जी बोले, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर ये पॉइंट कवर नहीं किया गया है, तो उसको आप कमेंट कर दिया करो, है ना, ताकि जो अलग अदर बच्चे हैं उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिले। प्लस इससे बेनिफिट क्या होगा, आप कमेंट करेंगे, वही होता है, नॉलेज जितना आप शेयर करते हैं उतना आपका गेन होती है। बस ये आपने माइंड में रखना है हमेशा ही, कभी भी नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं रखनी है अपनी, बस इतना ध्यान रखना है आपने। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।